नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी का डेट शीट आ चुका है जो कि एग्जाम अगस्त में है, यानी 2021 का जो एग्जाम है वो हमारा अगस्त में पड़ेगा, जिसमें कि टीजीटी के लिए 7 और 8 अगस्त तय किए गए हैं। 7 एंड 8 अगस्त ये एग्जाम टीजीटी के सारे कंप्लीट होंगे इन्हीं तारीख में। यहाँ हमारे पास एक महीना अब बचता है। अगर हम लोग जून से आज देखें तो जुलाई, देन अगस्त, एक महीना हमारे पास अब बच रहा है। उन एक महीने में हम लोगों को तैयारी बहुत सही तरीके से करनी पड़ेगी, जिससे हम टीजीटी के एग्जाम को क्रैक कर सके। चलिए, टीजीटी साइंस के सिलेबस को हम किस तरीके से पढ़ें जिससे हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी सही से लग जाएं और यह एग्जाम क्रैक हो जाए फॉर द प्रिपरेशन इन 1 मंथ। तो चलिए इसे ही देखते हैं। टीजीटी विज्ञान का जब हम सिलेबस देखते हैं साथियों, तो उसमें सबसे पहले भौतिक यानी कहा जाए फिजिक्स और रसायन, दो विषयों को मिलाकर एक पेपर तैयार किया जाएगा। और लगभग अगर हम देखें तो 125 क्वेश्चंस रहते हैं। उनमें हम इसे मान के चलें कि हाफ पोर्शन सभी के रहेंगे, यानी 50-50% फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। देन अब आता है कि भौतिक या फिजिक्स का जो सिलेबस है उसको किस तरीके से पढ़ा जाए, यानी कि जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जो है वो इतना सटीक होना चाहिए जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो सही से एग्जाम्स को क्रैक करने में। तो अगर हम भौतिक को देखें साथियों, भौतिकी में एक पूरा का पूरा हमारा ये सिलेबस है, जिसमें विमा एवं मापन, गति एवं बल, ऊष्मा टॉपिक है, प्रकाश, विद्युत, आधुनिक भौतिकी, और हमारे पास रसायन का आ जाता है। ठीक, तो यानी नेक्स्ट हम लोग अभी भौतिक पे ही बात करते हैं। भौतिक में अगर हम लोग शुरुआत करना चाहें सबसे पहले, जो कि सबसे आसान तरीका है, वो हमारा है विमा और मापन से। ये हम पहले टॉपिक से ही शुरू कर सकते हैं। पहला टॉपिक हमारे लिए बहुत इजी है आराम से पढ़ने के लिए। ठीक, और अगर आप फिजिक्स की बुक्स को उठा के देखें, इंटरमीडिएट की बुक्स को देखें क्लास 11th की, तो आपको सबसे पहले यही टॉपिक मिलता भी है। प्लस बहुत ज्यादा इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं लगाने हैं, सीधा का सीधा इसमें याद करना है। यानी यहाँ पे MLT पद्धति पर या जो हमारी SI पद्धतियां हैं उनमें, या परिवर्तन जो भी है पद्धतियों में परिवर्तन, CGS और MKS पद्धति, इन सभी में परिवर्तन करने के लिए, यानी कहा जाए SI, CGS, इन सभी के बारे में, और डायमेंशंस, इन सभी को सही तरीके से याद करना पड़ेगा। प्लस सदिश और अदिश राशि, यानी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या क्या है और कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग को यहाँ पर जानना जरूरी है। तो ये बहुत ही आसानी तरीके से हो सकता है और तेजी से हो सकता है। अब आता है कि इसे अगर पढ़ने के बाद हम दूसरा अगर टॉपिक लेना चाहें तो कौन। इवन ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं ही दे रहा हूं वो एकदम पूरा यूनिवर्सल है, सबके अपनी अपनी कैपेसिटीज होती हैं। बट यहाँ तरीका वो है जिससे, क्योंकि पिछले भी हम लोग कई तैयारियां कर रहे होते हैं जिसमें विज्ञान आता ही आता है, उसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री के भी आते हैं। ठीक, तो यानी हम वो टॉपिक को पहले पकड़े जिनको हम लोग इधर देखते आ रहे हैं। खासकर क्लास 10th तक के सिलेबस को अक्सर हम लोग कंपटीशन के लिए लेते हैं, तो उसी हिसाब से हम थोड़ा सा देखें। तो विमा एवं मापन पे रहा ही रहा। उसके बाद अगर हम देखें तो हम शुरुआत कर सकते हैं दूसरा, प्रकाश पे। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं 1 वर्ड स्टाइल में। ठीक है, यानी कहा जाए ऑप्शन में आपको डायरेक्ट मिल सकता है। ठीक, लाइकवाइज आपने देखा हो नेत्र और नेत्र दोष ही है, जिसमें आई डिफेक्ट वाला है, मायोपिया स्टाइल वाला क्वेश्चन जो आता है आपका वो है। प्लस लेंस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिरर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अवतल उत्तल दर्पण जो हमारे या लेंस बनते हैं उनका, या किस तरीके के जो मिरर बनते हैं, आपने देखा हो कार में किस तरह से लगता है। ये जो एक साधारण से क्वेश्चन अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, वो एक काफी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। प्लस फॉर्मूला बेस जो है आपका, जैसे लाइक अगर लेंस का फॉर्मूला है, मिरर का फॉर्मूला है, पावर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायोप्टर वाला जो क्वेश्चन होता है, इन पे क्वेश्चन डायरेक्ट ही मिलेंगे, कोई बहुत ज्यादा इधर टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं मिलता। प्लस इमेज जो छवि बनती है, इमेज का बनना, जिसमें वास्तविक या आभासी, इस तरीके से उल्टा या सीधा, ये कुछ इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए कि अगर हम पहला विमा एवं मापन को देखें और इसे खत्म करने में हमको बहुत आसानी होगी, और इजी से हम इसके MCQs जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी सही तरीके से लगा सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू देखें, दूसरा जो हमारा है वो हमारा पड़ेगा आपका विद्युत। विद्युत को भी लिया जा सकता है 3 पर, यानी इलेक्ट्रिसिटी। वजह क्या है, इसमें भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट बेस में मिलेंगे। ठीक, जैसे कि आप सेल के बारे में पढ़ सकते हैं, प्राइमरी सेल, ठीक है, सेकेंडरी सेल कैसे होते हैं, लेड स्टोरेज, बैटरी, इन सब के बारे में आप लोगों ने पहले ही बहुत जाना है अच्छे तरीके से। ठीक, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, ये सब भी कभी कभी पूछा जाता है इसमें।
ठीक, प्राथमिक द्वितीयक सेल देखिए हाई हो ही गई बात। आंतरिक प्रतिरोध, ठीक, यानी रेजिस्टेंस, आपका कैपेसिटेंस, फिर आपका पोटेंशियल, ठीक, इन सभी पे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं। फोर्स पे भी पूछा जा सकता है, आई मतलब करंट पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। प्लस इसमें इंस्ट्रूमेंट भी कुछ हैं, जैसे कि लाइक गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, इन सभी में इनका प्रतिरोध का मापन करना। व्हीट स्टोन ब्रिज पे डायरेक्ट सवाल क्वेश्चन आते हैं। ठीक, पोस्ट ऑफिस बॉक्स पे अक्सर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके से इसमें चेंजेस लाएं तो क्या हो सकता है। मतलब साधारण अगर हम कहें ट्रांसफार्मर, चोक मीटर और जनरेटर, ये कुछ इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम अगर लाइन से पढ़ लें तो इसमें से हमारे लिए 2-1 क्वेश्चन तो पक्के बन ही जाते हैं। ठीक, तो यानी यहाँ पे प्लस आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक जो पैरेलल और सीरीज में जो आपका आर एंड सी की वैल्यू निकालने के लिए जो आती है वो पूछी जाती है। ये चाहे एसएससी हो, आपने एसएससी में भी बहुत बार पूछ पाया होगा, यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी थर्ड जो हमारा विद्युत मेरा लेने का यही औचित्य रहा है, क्योंकि ये चीज हम लोग लगभग पढ़ते रहते हैं। प्लस जब मैंने 2016 के लिए पेपर दिया था फॉर द साइंस, बिकॉज मैं तो बायोलॉजी का था, फिर भी मुझे भरवाया गया कि साइंस में आप लोग दें। साइंस में क्रैक करने के तरीका मैंने कुछ इसी तरीके से बना रखा था, क्योंकि मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मेरे लिए बहुत अच्छा था, थोड़ा फिजिक्स मेरा पीछे पड़ता था, क्योंकि मैं इन लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वालों को। फिजिक्स मेरे लिए थोड़ी सी पट्टा पड़ जाती थी, तो इस तरीके से मैंने अपनाया था और काफी फ्रूटफुल रहा। मैं सिलेक्टेड रहा था, बट इंटरव्यू नहीं देने दिया गया, क्योंकि अब बायोलॉजी 2016 का पेपर होगा, शायद मैं उसमें एलिजिबल होऊंगा। ठीक, तो विद्युत यहाँ पे बात आ सकती है। देन अब आता है कि बात गति एवं बल, ऊष्मा और आधुनिक भौतिकी। ये कुछ कुल मिला के हमारे पास 3 पढ़ते हैं टॉपिक कि इनमें क्या पढ़ा जाए। देखिए, फोर्थ आप इसे आराम से रख सकते हैं, आधुनिक भौतिकी। इसका में बहुत ज्यादा पार्ट आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। लाइकवाइज परमाणु की संरचना, परमाणु का वेक्टर मॉडल, बोर्स मॉडल, ठीक है, ये सारे के सारे परमाणु सिद्धांत हैं। परमाणु ऊर्जा मूल संकल्पना, मतलब संलयन, विखंडन, किरणों का निर्माण किस तरीके से होता है, ये लगभग आप 70% इसका अगर मैं पोर्शन अगर कह दूं तो आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे। तो क्यों ना हम इस तरह के रखें जिससे हमारा एक कॉमन इफेक्ट क्रिएट हो जाए। प्लस इसमें आपने देखा है पीएनपी संधि और इसमें प्रवर्धक की मूल संकल्पना, ये इस तरीके के अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा आधुनिक भौतिकी में चीजें भी आती हैं। गेट, ये भी याद रख लीजिएगा, थोड़ा गेट को भी एक्स्ट्रा पढ़ने में अगर लगे कि यहाँ नहीं है, फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो खराब नहीं होगा, क्योंकि ये 12th 11th के सिलेबस को प्रॉपरली लिया हुआ है, वही लेके चलिए। एंड और नंद एंड नॉर वाला, इस तरीके के गेट को भी आप पढ़ सकते हैं, और पीएनपी और एनपीएन जंक्शन को भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला हमारे लिए विमाय मापन, प्रकाश, देन थर्ड विद्युत और फोर्थ आधुनिक भौतिकी। अब आता है कि ऊष्मा और गतिज बल में कौन है, तो हमारा सीधा का सीधा एग्जाम्पल हमारे पास पड़ जाएगा गतिज बल। अब ये बड़े हैं, इनमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी ठीक से पूछे जा सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। प्लस डायरेक्ट आपके यहाँ फॉर्मूले तो भरे पड़े हुए हैं, इसमें आपने सवाल बहुत भी बार किए होंगे। ठीक, तो यानी यहाँ पे एक सापेक्षिक गति हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे घूर्णन हो, इन सभी को आपको काफी बड़ा पोर्शन है। तो आपने अगर देखा कि इस बड़े पोर्शन को पढ़ने में जो समय लगता, उससे पहले ही आपने क्या किया है, करीबन 1 2 3 4। तो यहाँ गति और बल और ऊष्मा को खत्म करने से पहले, मतलब फिजिक्स के सिलेबस को खत्म करने से पहले आपने लगभग 1 2 3 4 मेजर पोर्शन को खत्म कर लिया है। काफी क्वेश्चन आप अगर इस यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बन चुके होंगे। ठीक, तो यानी उसके बाद अब हम गति और बल पे आ सकते हैं। अगर किसी को चाहिए ऊष्मा से शुरू करना तो वो ऊष्मा से भी पढ़ सकता है। ठीक, यानी अब हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बनेंगे, खासकर न्यूमेरिकल्स के, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत बेहतरीन बन सकते हैं साथियों, और कॉन्सेप्ट भी यहाँ से बनता है। ठीक, मोर कॉन्सेप्चुअल तो हम लोगों ने लगभग पढ़ डाले हैं सारे के सारे। अब यहाँ से जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो, और याद रखिए ग्राफ का सिस्टम बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक, तो यानी हमारे लिए गति और बल, और लास्ट हम लोग अगर करें तो ऊष्मा को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे भी जब आप ऊष्मा पढ़ेंगे तो चाहे यहाँ का हो और आपके केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स हो, उनमें से भी आपको बहुत सी चीजें मिलती जुलती मिलेंगी। ठीक, यानी ऊष्मा तापमान के संकल्पना से लेकर एक पैमाने का दूसरे पैमाने ताप रूपांतरण करना। ठीक, इसमें भी आपने देखा होगा कुछ जो टर्म्स है, जैसे कि संवहन होता है, संवहन धारा क्या होती है, ठीक, एवं क्या कहते हैं बीन्स का विस्थापन नियम। ठीक, तो कृष्णिका से विकिरण का, प्लांक का जो शीतलन का नियम, ये सारे जो नियम है डायरेक्ट, यानी कहा जाए हम ऐसे एक वर्ड लिख लें फॉर्मूला,
यानी फॉर्मूला हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, इकट्ठे एक लाइन में कर लीजिए। ठीक, इन सारे फॉर्मूले को एक लाइन में करने के बाद उनको सही तरीके से आप पढ़ डालें और देखेंगे कि आप ये जो लिखा हुआ है इतना स्टीफेंस नियम, ठीक है, मेयर का संबंध, ये जितना इस तरीके से लिखा हुआ है लाइन टू लाइन, ये आपको एक इकट्ठे ही बहुत तेजी से खत्म होगा। जैसे लाइक किरचॉफ लिख लिया हम लोगों ने, स्टीफेंस लिख लिए, ठीक है, ठीक, बाकी का बाकी हमारे बीन्स के नियम है, ये सभी के सभी इस तरीके से लिखते ही हम देखेंगे कि बहुत ही सटीक तरीके से हमारा एक सिलेबस बन गया है और बहुत तेजी से हमारा काम खत्म हो गया है। तो यानी आप जब भी ये विज्ञान पढ़ने चल रहे हैं, चाहे वो भौतिकी शुरुआत करें चाहे रसायन से शुरुआत करें, इस सिलेबस को देखते ही देखते आसान से लेकर मैं तो यही कहूंगा कि आसान से कठिन की तरफ जाएं। कठिन से आसान थोड़ा मेरे लिए नहीं बन पाता, बट आसान से कठिन की ओर जाइए। क्यों? क्योंकि एक तसल्ली ये भी रहती है कि हम तेजी से कोर्स अपना खत्म कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कारणवश अगर हमको नहीं मौका मिल पाएगा, तो ऐसा तो है कि हमने काफी हद तक अपने कोर्स को खत्म कर रखा है कि नहीं। तो ये बेहद जरूरी है कि हम आसान से लेके कठिन को पढ़ें, और जैसे ही पढ़ें एमसीक्यूज जरूर लगा लें, यानी ऑब्जेक्टिव जरूर लें। पिछले भी आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं कि कौन सी किताबें महत्वपूर्ण है, वो आपको मिल जाएंगी, यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, समय बर्बाद होगा। तो एमसीक्यू जरूर लगाते रहें, जिससे आपको एक जो आपका माइंडसेट कंप्लीट होता रहेगा इस एग्जाम के लिए। चलिए, अब भौतिकी हो गया, तो हम लोग आते हैं रसायन विज्ञान पे। रसायन विज्ञान यानी हमारी केमिस्ट्री। साथियों, यहाँ पे जब आप पूरा का पूरा सिलेबस देखोगे तो क्लास 11th का जो पोर्शन है, यानी क्लास 11th यानी इंटरमीडिएट में क्लास 11th और 12th में जब क्लास 11th का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा आया हुआ पोर्शन है यहाँ पर। ठीक, यानी सबसे पहले अगर देखें, द्रव रासायनिक संयोग के नियम, पदार्थ की संरचना, परमाणु संरचना, डी ब्रॉगली समीकरण या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी वाला जो बात है, रेडियो एक्टिविटी और रासायनिक आबंधन, रासायनिक अभिक्रियाएं, वैद्युत रासायनिक सेल तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, सामान्य कार्बनिक, समायोता और निम्न कार्बनिक यौगिकों को बनाने की विधि। ये सारे का सारा जो सिलेबस है हमारा, वो कैसे पकड़ने में आएगा, ये चलिए देखते हैं। अब अगर आप देखो थोड़ा सा ध्यान से इसको, तो कुछ चीजें लगभग 1 से 3 चैप्टर्स के बीच में ही सारा का सारा सिलेबस आपको मिलता नजर आता है। जैसे हम अगर देखें, रासायनिक संयोग के नियम से शुरुआत करते हैं, यानी यहां से पहला शुरुआत करते हैं। ठीक, यानी ये क्या है, हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉज है। ठीक, स्थिर अपवर्तनांक का नियम हो या गेलुसैक के नियम हो, मिशरलिक का नियम हो। ठीक, ये पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थ परमाणु संरचना, डी ब्रॉगली, रेडियो सक्रियता, आयनिक बंध। तो इसमें देखिए, अगर आप पहला ये चैप्टर पदार्थ की संरचना में, दूसरा और परमाणु संरचना, इनको अगर लेते चले हम, डी ब्रॉगली हाइजेनबर्ग के इस पूरे पोर्शन को लेते चले हम, और रासायनिक आबंधन यहां हम आ जाते हैं। रासायनिक आबंधन, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक, और तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, ये अगर हम लेते हैं। क्लास 11th का जो चैप्टर है 1 to 4 चैप्टर, मोटा मोटा अगर हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम तक, ठीक, यहां तक अगर आप देखें चैप्टर 1 to 4, इन सभी में आपका ये पूरा का पूरा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर हम चेंज करें इसको थोड़ा, तो ये हमारा परमाणु संरचना, डी ब्रॉगली, रासायनिक आबंधन, रासायनिक अभिक्रियाएं, वैद्युत रासायनिक सेल भी अगर आप लेना चाहें तो ये थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाती है, इसको किनारे कर देते हैं अभी। ये तत्वों का आवर्तीकरण यानी पीरियोडिक टेबल, 1 to 4 चैप्टर क्लास 11th के चैप्टर 1 to 4 कंप्लीट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी छूटा रहेगा। मिश्रलिक आप नहीं पाओगे, एक आइसोमॉर्फिज्म का जो है, ये मिश्रलिक का आइसोमॉर्फिज्म वाला जो नियम है, यही आपको नहीं मिल पाएगा। बाकी लगभग चीजें आपको सारी की सारी मतलब 99% मिल चुकी होंगी। तो 1 to 4 चैप्टर हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है सही तरीके से पढ़ने। अब ये ऐसे ही शुरुआत ही कर दे, 1 to 4 पढ़ डालें। देन आपने देखा होगा कि द्रव यानी मैटर वाला जो हमारा पोर्शन है, यानी अगर हम इसको 1 to 3 को 1 मान ले और इसे अगर आप 2 लीजिए तो बेहद आसान है। द्रव सभी लोगों ने लगभग पढ़ लिया है, क्योंकि अभी सुपर टेट का भी पेपर आ रहा था तो उसमें भी मैटर था, तो यानी सभी ने पढ़ा है ठीक से। प्लस इसे पढ़ते आते हैं क्योंकि जनरल एग्जाम्स में भी हमसे ये पूछा जाता है। तो मैटर का हम लोग ठीक तरीके से पढ़ लिए। स्टेट ऑफ मैटर के बाद अगर आप देखना चाहें तो ये आप पढ़ सकते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स का भी पोर्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। वोल्टेइक सेल, इसके कार्य करने की विधि, शुष्क सेल, ड्राई सेल क्या होता है, लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है, उत्क्रमणीय सेल क्या होते हैं, ठीक। नर्स इक्वेशन याद रखिएगा। मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है, आपने देखा है ये पूछा भी जाता है काफी एग्जाम्स में, और यहाँ के एग्जाम्स में नर्स इक्वेशन पे पिछली बार भी आया था, इस बार भी आने के चांसेस हो सकते हैं। तो नर्स इक्वेशन तो जरूर ही याद रखें। सेल का जो टाइप होता है,
टाइप में जो केमिकल्स यूज होते हैं वो बहुत जरूरी है याद करना, ये बेहद जरूरी है। ठीक, तो यानी बहुत तेजी से ही खत्म होगा, ये सब चीजें बड़ी तेजी से खत्म होंगी और आप देखेंगे कि यह बहुत सी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, हमारे लिए आसान होगा। इनको पढ़ते ही आप तुरंत ही एमसीक्यूज जरूर लगा लें, चाहे वो 10 साल के पेपर यानी कहा जाए प्रीवियस पेपर हो, उनसे आप कर सकते हैं। ठीक, या आपके पास कोई एक इंपॉर्टेंट बुक हो, या इंटरमीडिएट की आपकी बुक है, उसमें आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, उसको लगाइए, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है कि इधर उधर का बना दिया जाता है। चलिए अब आते हैं बात, हमारे लिए चीज हो गई रेडियो सक्रियता, अभी एक यहाँ पे बची हुई है। देन आता है सामान्य कार्बनिक रसायन, समायोता और नील। ये देखिए सामान्य कार्बनिक रसायन और समायोता, ये जो आपका है ये क्लास 11th का ऑर्गेनिक पोर्शन है यहाँ भी। ठीक, अगर आप हमारे सीबीएसई के छात्र होंगे, साथी लोग होंगे, तो वो हमने पार्ट 2 वाला पेपर वाला जो है, तो पार्ट 2 का जो बुक होता है उसमें शुरुआत के यहाँ से आप आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक, यानी यहाँ पर हम आईपीएससी नॉमेनक्लेचर भी, यानी अगर मैं यहाँ लिखूं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि कौन कौन से होते हैं, सैचुरेटेड यानी संतृप्त और असंतृप्त, इन सब के बारे में, ठीक, इनके बारे में पढ़ना होगा। प्लस जितने भी मैकेनिज्म हैं, ठीक, ये पढ़ने हैं आपको। ठीक, जैसे लाइक SN1 SN2 मैकेनिज्म, ठीक, या कहा जाए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारा का सारा आपको क्लास 11 की, मतलब मेजर में बोल रहा हूँ थोड़ा सा ये, प्लस आइसोमॉर्फिज्म जरूर कर लीजिएगा, सॉरी आइसोमॉर्फिज्म कह रहा हूँ, आइसोमेरिज्म या समावेता, इसमें स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल ये सब आपने सुना होगा। ठीक, वो आपको EZ, सिस्ट्रांस, ये सारा का सारा आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, इस पे क्वेश्चन काफी बनते हैं। सिस्ट्रांस पे ज्यादा बनते हैं, EZ पे थोड़े कम। सिस्ट्रांस बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेबिलिटी खासकर पूछी जाती है, किसकी ज्यादा होगी, सिस की होगी या ट्रांस की होती है, क्यों होती है, ये वाला रीजन आपको जानना रहेगा। तो यानी अभी भी देखिए कोई और किताब नहीं उठाए, हम क्लास 11th की ही पूरी पढ़ते चले जा रहे हैं अगर हम लगातार, तो अभी भी हमारा चैप्टर समझिए 80 to 85% खत्म हो चुका है। देन आ जाइए, अभी रुके रहिए 11th के एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये आपका 3 पोर्शन, और बेंजीन अगर है इसमें तो यहाँ पे ऐड भी कर लीजिएगा साथ में बेंजीन को भी। ठीक, बेंजीन को साथ में जोड़कर ये सभी पूरा का पूरा क्लास 11th का पढ़ डालिए। ठीक, अब आता है एल्किल हैलाइड, कीटोन, एसिड्स एंड इनके व्युत्पन्न बेंजीन। बेंजीन देखिए यहाँ जुड़ गया है, इनका निर्माण, गुण और संरचना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है आपका क्लास 12th का। ठीक, क्लास 12th का आपको शुरुआत के जो पार्ट 2 है आपका, उसको पूरा का पूरा आपको सीबीएसई का पार्ट 2 जो होता है या क्लास 12th का जो ऑर्गेनिक पोर्शन है वो पूरा पढ़ना। जब अगर आप इसे पढ़ लेते हैं और अगर आपको बहुत जरूरत भी पड़ती है तो हाँ आप बीएससी के ऑर्गेनिक को उठा सकते हैं। ठीक, बीएससी के ऑर्गेनिक को मैं कह सकता हूँ, इनऑर्गेनिक में और ना ही फिजिकल में जरूरत है। ठीक, ये देखिए 11th और 12th का कुछ पोर्शन उठाने पर आपका कंप्लीट काफी हो गया है। देन अब आ जाते हैं हमारे, जो हमारा बचता है कि रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी, जिसमें कि आपको नाभिकीय विखंडन, या जिसमें पूछा जाता है कि इसमें नाभिकीय विखंडन हो रहा है तो अल्फा किरणों का निकलना है, बीटा किरणों का, गामा किरणों का, इन सब के बारे में पूछा। ठीक, रेडियो सक्रियता, ये सब समस्थानिक यानी आइसोबार, आइसोटोप, इस तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये कौन कौन से होते हैं, जिससे सम न्यूट्रॉनिक, इस तरह से बात जो होती है, ये सभी के सभी जो हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो लास्ट में हम इसको टर्म वाइज, एक एक पॉइंट वाइज हम अगर पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ के पता कर सकते हैं। तो साथियों अगर हम देखें क्लास 11th और की किताब हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक, फिजिक्स में तो दोनों ही मतलब एक तरीके से उसने महत्वता को दिखाया है, बट यहाँ पर अगर रसायन विज्ञान में देखें तो क्लास 11 का मेजर पोर्शन नजर आता है। वजह भी एक यही है बिकॉज जो क्लास 11 का है वो पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मटेरियल है। जब हम क्लास 11 को प्रॉपरली पढ़ लेते हैं तो 12th हमारे लिए कोई बड़ी चीज रह नहीं जाती, क्योंकि वहां पे लिखा रहता है प्रीवियसली इन चैप्टर दिस एंड दैट इन ऑफ क्लास 11। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि भैया हम क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को जानें। कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट पे ही हमारे एमसीक्यूज बनते हैं। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पूछ लेता है, एक स्ट्रक्चर दे दिया, या स्ट्रक्चर पूछ लिया और नेम दे दिया, अब इस पे ही है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आ जाते हैं, SN1 SN2 पे कौन करता है, या सबसे ज्यादा कहा जाए कि कौन कार्ब कैटायन कार्ब एनायन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, कार्ब कैटायन कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा, कौन कम रहेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में इसमें क्या है, नियो आइसो, इनमें क्या चेंजेस होते हैं, बहुत छोटे छोटे इस तरीके से, जो कि लगता है कि कोई बड़ी चीज नहीं, सिर्फ हम किताबों के पीछे भागते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत, मेरे साथ तो बहुत लोग पूछते रहते हैं सर कौन सी किताब पढ़े। किताब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कुछ बना दिया जाएगा टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ एक हुआ है,
सिलेबस तो यही है। तत्वों का वर्गीकरण यहाँ भी क्लास 11 में वही रहेगा, धातु धातु, ठीक, और आप वो भी वहीं पढ़ोगे। प्लस जो भी प्रिस्क्राइब्ड बुक जो आजकल बाजार में मिल रही है उनके अगर आप पढ़ेंगे तो अगर आप ज्ञान आपको है तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने शुरुआत वहां से की है तो पक्का याद रखिए सिलेक्शन विलेक्शन होना नहीं। तो कृपया करके अपनी किताबों को 10 लाइक अगर देखूं तो ये रही हमारे लिए किताब, ये मेरे लिए बेस्ट है। अगर मैं आगे से पढ़ूंगा तो मेरे लिए काम की हो जाएगी, क्योंकि मुझे पीजीटी केमिस्ट्री के लिए पढ़ना ही है। तो इस तरह की चीजें रही। प्लस सिलेबस जरूर पढ़े साथियों, सिलेबस बहुत देखें, हर बार देखें, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए आप लोगों के लिए भी मैंने काफी बना रखी, पहले भी मैं बना रखा था। तो सिलेबस बहुत जरूरी है हमारे लिए पढ़ना। सिलेबस पढ़ते हैं तो हमारे लिए पता चलता रहता है कि हाँ ये चीज खत्म हो रही है, ये चीज तो हमने पढ़ रखी है, या ये पढ़ने की जरूरत नहीं, ये मुझे पता है। इन कॉन्सेप्ट को लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं साथियों, जिसके थ्रू हम एक एग्जाम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथियों को अपने जरूर भेजें, और प्लीज जो हमारा चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।